हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विथ अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं आपके विटामिन बी। जब विटामिन बी की बात करते हैं तो आपको पता है कि विटामिन बी कोई एक विटामिन ना होकर के बल्कि यह कई सारे विटामिनों का समूह हुआ करता है। जब कई सारे विटामिनों का समूह है तो इसीलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है और इसमें मुख्य रूप से आपकी 8 प्रकार के विटामिनों का नाम आता है। और यहाँ से कभी कभी आपसे पूछ देता है कि निम्नलिखित में से विटामिन बी का प्रकार नहीं है, निम्नलिखित में से विटामिन बी का प्रकार नहीं है, तो आपसे विशेष करके ये जो बी कॉम्प्लेक्स में जो मुख्य रूप से आपकी 8 होती हैं, होने को आपका B15, B17 आप लोग भी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो मुख्य रूप से जो चीज बार बार चर्चा होती है, जो कि आपसे पूछा जाता है, वह इन्हीं मुख्य 8 को लेता है और इसी को ही बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो जरूरी है, जब हमसे पूछ सकता है तो हमें जानना होगा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो आपके 8 हैं वे कौन कौन से हैं, और वहां से इनके रासायनिक नाम को भी पूछ लेता है। तो इसमें विशेष रूप से आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन B1। विटामिन B1 जिसको थायमिन के नाम से जाना जाता है। तो इसके पहले पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, जान लेते हैं, जिससे पुनः मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। वहां पे तो आप इसके रासायनिक नाम को तो देखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी देख लें, जिससे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समाप्त होते होते आपको 8 विटामिनों के रासायनिक नाम याद हो जाएं। जैसे कि अगर हम विटामिन B1 की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम हुआ करता है अब वह आपका होता है थायमिन। उसी प्रकार विटामिन B2 का रासायनिक नाम हुआ करता है राइबोफ्लेविन। वहीं पर विटामिन B3 की बात करें तो आपका होता है उसका होता है नियासिन। वहीं पर आपका विटामिन B4 नहीं होता है बल्कि आपका B5 होता है। B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटाथोनिक। B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटाथोनिक। वहीं पर B6 की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम होता है पैराडॉक्सिन, B6 पैराडॉक्सिन। वहीं पर जब B7 की बात करता है तो उसका नाम होता है आपका बायोटिन। बायोटिन का आपने बहुत देखा, इसके पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार परीक्षा का भाग बनता है, तो इसके बारे में आप लोग जरूर जानिए। बायोटिन और अंडे का एविटिन, वो भी एक प्रकार का प्रोटीन है, तो दोनों चीज को आप रिलेट करिए। तो विटामिन B7 का नाम आपका बायोटिन है। वहीं प्रकार B8 आपका नहीं होता है बल्कि B9 होता है। B9 आप लोग देखते हैं कि फोलिक एसिड। उसके बाद B9 के बाद आपका B10 नहीं होता है और B11 नहीं होता बल्कि आपका B12 होता है। B12 होता आपका है साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। और यहाँ से जब दो आपका लास्ट का बात आती है यानी कि B9 और B12 की बात आती है तो यहाँ से रक्ताल्पता को लेकर आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे, इसलिए मैं पुनः आपसे बता दूं कि B9 की होने वाली जो रक्ताल्पता है, विटामिन B9 की कमी से जो होने वाली रक्ताल्पता है उसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार आपके विटामिन B12 की कमी से जो होने वाली एनीमिया है उसे आपका जो है मिस कर रहा हूं, तो चलिए अभी याद आ रहा तो बता दे रहा हूं, परनीशियस एनीमिया के नाम से जाना जाता है। B12 की कमी से परनीशियस एनीमिया आपसे बार बार पूछता है। उसी प्रकार जब हम विटामिन B1 की बात करें तो इसका नाम रासायनिक नाम हुआ करता है थायमिन। विटामिन B1 को हंगर विटामिन के नाम से, विटामिन B1 को ही एन्यूरिक विटामिन, विटामिन B1 को ही तंत्रिका शोधरोधी आपसे कभी पूछ सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तंत्रिका शोधरोधी यानी कि आपका एंटी बेरी बेरी विटामिन। तंत्रिका शोध आपकी बात जब ही होगी तब उसका संबंध आपके बेरी बेरी से होता है। तो यहाँ पे तंत्रिका शोधरोधी की बात कर रहा है यानी कि आपका एंटी बेरी बेरी विटामिन के नाम से इसे जाना जाता है। इसे हंगर विटामिन, इसे एन्यूरिक विटामिन, इसे तंत्रिका शोधरोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है। यहीं पर आपके लाइफ से जुड़ी हुई घटना को मैं जोड़ता हूं। आप लोग देखते हैं कि जब भूख नहीं लगती है, हम लोग जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, कहते हैं सर हमको भूख नहीं लग रही, आज कई दिनों से हम ऐसे हैं, कुछ खाने का मन नहीं करता। तो क्या करता है, देखता है कि आपके पाचन से कोई डिस्टर्बेंस हो, आपको मेट्रोजिल दे देता है, आपको यूबी एंजाइम देता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक बिकासूल भी दे देता है। बिकासूल आपका कुछ और नहीं बल्कि आपका मल्टी विटामिन का एक कैप्सूल हुआ करता है। हमें पता है कि जो इसमें विटामिन B1 होता है, क्योंकि मल्टी विटामिन सारी की सारी विटामिन हैं और उसमें आपका विटामिन B1 या बी कॉम्प्लेक्स का टैबलेट देता है। तो बी कॉम्प्लेक्स में आपका B1 से लेकर के उसमें सारी की सारी विटामिन है, जो आपका बी में आपकी 8 प्रकार की विटामिन हुआ करती हैं, और इसी की जब कमी हुआ करती है तब भी व्यक्ति को भूख नहीं लगती है। व्यक्ति को भूख नहीं होती किसी कमी से, विटामिन B1 यानी कि थायमिन की कमी से। चलिए अब देखिए, यहां से आपकी इसकी घुलनशीलता की बात करता है कि विटामिन
बी की घुलनशीलता किसमें होती है, किसमें घुलता है? तो हमें पता है विटामिन बी और सी, जिसको हमने याद किया था भैंस गई पानी में, या हमने WBC को देखा था। WBC जो आपने देखा था, जो आपका रुधिराणु था ब्लड में, उसमें WBC RBC प्लेटलेट्स हुआ करता है। तो उसमें हमने WBC से रिलेट किया था, W से वाटर, B से विटामिन बी और C से विटामिन सी। तो जो आपका विटामिन बी हुआ करता है, ये आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन है, अर्थात यह जल में पूर्ण घुलनशील है, जल में पूर्ण घुलनशील है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि विटामिन बी किसमें अर्ध घुलनशील है, किसमें अघुलनशील है? तो देखिए, अगर हम पूर्ण घुलनशील की बात करेंगे तो आपकी जो विटामिन B1 हुआ करती है, यह जल में पूर्ण घुलनशील है, जल में पूर्ण घुलनशील है। वहीं जो आपकी एल्कोहल में आपकी अर्ध घुलनशील है, एल्कोहल में अर्ध घुलनशील है। लेकिन वहीं पर आपका ईथर, एसीटोन, बेंजीन और आपके क्लोरोफार्म में यह अघुलनशील है, यानी कि नहीं घुलती है। इनके संपर्क में जब इसको रख दिया जाता है तो विटामिन B1 घुलती ही नहीं है। किसमें? आपका ईथर हो गया, आपका बेंजीन हो गया, आपका एसीटोन हो गया, आपका क्लोरोफार्म हो गया, इसमें जो है विटामिन B1 नहीं घुलती है। सिर्फ किसमें पूर्ण घुलनशील है? तो आपके जल में पूर्ण घुलनशील है। किसमें अर्ध घुलनशील है? सेमी है, आपका एल्कोहल है। चलिए वहीं पर बात करते हैं कि जो आपका विटामिन B1 है, इसका जो है CHO से घनिष्ठ संबंध है। CHO की बात करें तो CHO का संबंध आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट को CHO के नाम से जानते हैं। और जो भी हमारा खाद्य पिरामिड हुआ करता है, इसमें देखते हैं कि जो आपका CHO हुआ करता है, कार्बोहाइड्रेट हुआ करता है, यह सबसे निचले स्तर पे होता है CHO। यानी कि हमारे भोज्य पदार्थ में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूट्रिशन साइंस में कि हमारे भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट लगभग कितना प्रतिशत? भारतीय खाद्य में कार्बोहाइड्रेट्स की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? और वहीं पर आपसे पूछता है कि भारतीय भोजन में सबसे कम प्रतिशत मात्रा किस खाद्य पदार्थ की होती है? आपका कई नाम देता है, फैट देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, लिक्विड देता है, फ्रूट दे देता है, इस तरह से आपसे पूछता है। तो सबसे अधिक मात्रा जो हुआ करती है वह आपकी कार्बोहाइड्रेट की होती है। और आपका पूछा हुआ क्वेश्चन कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? तो 55 से 60 हम लोग करते हैं। 55 से 60% जो भारतीय खाद्य पदार्थ है उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट अपना स्थान लिए हुए होता है। और आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह ऊर्जा देने का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने का काम करता है। और यह जो हमें कितनी ऊर्जा देता है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको पता है कि यह जो है 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा को देता है। वहीं पर जब इसके सकल वैल्यू की बात करते हैं, ग्रास वैल्यू की बात करते हैं, तो इसका 4.1 किलो कैलोरी होता है। और देखते हैं कि यह सबसे भिन्न है, क्योंकि और सबका सकल वैल्यू देखेंगे जिनसे 1 ग्राम में जितनी ऊर्जा देने की बात होती है उससे कहीं अधिक सबका सकल वैल्यू होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के केस में इसका सकल वैल्यू कम होता है, इसलिए आपका परीक्षा का भाग बन सकता है। इसे ध्यान में रखना होगा। आगे देखिए, जब यह CHO सा विटामिन B1 CHO से घनिष्ठ संबंध रखता है, इसका मतलब यह है कि आपके जो आपका भोजन है, भोजन के पाचन में कहीं ना कहीं यह बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अर्थात देखिए, यहाँ पे भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए कोशिकाओं की मदद करता है। जब विटामिन B1 की कमी होती है तो कोशिकाएं जो है उसका जो है कोशिकाएं जो अपने खाद्य पदार्थ के जो CHO है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनको कन्वर्ट करने के लिए जो उनकी मदद करता है, उनको ऊर्जा देने का काम करता है, उनको एक्सलेट करता है, उत्प्रेरित करता है कि आप बदलिए। व्यक्ति ने भोजन ले लिया है, उसको आवश्यकता है, बहुत काम करना है, शारीरिक वर्क करना है, मेंटल वर्क करना है, तो उसको बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन B1। चलिए यहीं पर हमको एक क्वेश्चन और याद आ गया। आपसे होम मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है कि मानसिक परिश्रम करने पर 40 मिनट मानसिक परिश्रम करने पर व्यक्ति को कितने मिनट का आराम करना चाहिए? आपका PYQ है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिए कि 2 मिनट का मानसिक वर्क करने पर आपका 2 मिनट यहीं पर क्वेश्चन बनता है। जो कोई व्यक्ति मानसिक कार्य करता तो उसे दिया जाने वाला पारिश्रमिक हुआ करता वह आपका होता है वेतन, और वहीं पर शारीरिक वर्क करे तो आपका होता है मजदूरी। और यहीं पर आपसे पूछा है, कोई व्यक्ति भारी वर्क करता है, भारी शारीरिक काम करता है, हैवी वर्क करता है, तो उसके अपने कार्य जो उसका कार्य समय है, जितने टाइम वो कार्य कर रहा है उसका कितना प्रतिशत उसको आराम करना चाहिए? तो आपका होता है 57%। जितने टाइम वो कार्य कर रहा है उसका 57% अपने समय का निकाल ले, उसको आराम करना चाहिए। वहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो मध्यम वर्ग के शारीरिक वर्क हुआ करते हैं उसमें व्यक्ति को अपने कार्य समय का कितना प्रतिशत आराम करना चाहिए? वहां पे 19% होता है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। तो इतनी बात हमारी हो गई, उसकी मदद करता है। लेकिन वहीं पर जब आपके शरीर में विटामिन B1 की कमी होती है तो आपका CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट का चयापचय बाधित हो जाता है। जब चयापचय नहीं होगा, आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी, जो आपके शरीर में पहले से संचित तो आपके गलने लगे, यानी कि आपके शरीर
खोखली होती चली जाएगी। आगे देखिए, यहाँ पे शायद इतनी बात हमारी समझ में आपको आ गई होगी। अब देखिए, जब रक्त में पायरुविक एसिड की मात्रा, आपका जो विटामिन B1 हुआ करता है, ये आपके रक्त में पायरुविक एसिड की मात्रा को नियंत्रित करता है। अभी हम देखेंगे इसी में, जब आपका CHO टूटता है तो वहाँ से पायरुविक एसिड बनती है, टूटता है तो वहाँ से पायरुविक एसिड की उत्पत्ति होती है। लेकिन जब पायरुविक एसिड की उत्पत्ति होती है, और आप लोग देखते हैं क्रेब्स चक्र को देखते हैं, वहाँ पर जब ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त हुआ करती है तो यही जो है आपकी जो पायरुविक एसिड हुआ करती है, आपकी पायरुविक एसिड एसीटाइट कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाती है। यही आपकी पायरुविक एसिड जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है तब आपकी एसीटाइट कोएंजाइम में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन जब क्रेब्स चक्र के दौरान, क्योंकि आपको पता है कि पाचन में जब ऊर्जा प्राप्त होने की बात आती है तो वहां पे देखते हैं क्रेब्स चक्र की बात आती है, लेकिन जब उस स्थिति में जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं उपस्थित होती, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हुआ करती है, तो यही आपकी पायरुविक एसिड आपकी लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। आपके जीवन से मैं रिलेट कर रहा हूं। आप लोग देखते हैं कि जब आप किसी भारी वर्क को करते हैं, दौड़ने का कार्य करते हैं, तो आपको पहले आप थकते नहीं हैं, पहले आपको हांफा आता है, आप हांफने लगते हैं। हांफने की प्रक्रिया क्या है? हांफने की प्रक्रिया और कुछ नहीं बल्कि आपके शरीर कहती है हमको जल्दी जल्दी ऑक्सीजन दीजिए, भर भर के दीजिए, हमको बहुत आवश्यकता है, बहुत एनर्जी रिलीज करना है। एनर्जी रिलीज कैसे होगी? आपका ग्लूकोज जलेगा, और ग्लूकोज को जलाएगा कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलेगा कहां से? श्वसन के द्वारा। और श्वसन कैसे होगा? आपके मुख और नाक से होगा। जो आपके नाक का जो छिद्र है उससे ऑक्सीजन नहीं पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर को नहीं मिल पा रहा है, तो आपके शरीर है उसका नियंत्रण है, तुरंत आपके मुंह को खोल देती है, कहती है ठूस ठूस के ज्यादा मात्रा में लो। जैसे आप भूखे रहते हैं तो ऐसे से नहीं चम्मच से खाते हैं, बल्कि ऐसे देखते हैं बच्चे जो भूखे रहते हैं ऐसे हाथ उठाते हैं, डाल लेते हैं, मुंह में भर लेते हैं, क्योंकि उनको भूख ज्यादा लगे, सोचते हैं जल्दी से अपने पेट को हम भर लें। उसी प्रकार से जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होती है तो आपका नाक से काम नहीं चल पाता है, आप तुरंत अपने मुंह को खोलते हैं, यानी कि सोचते कितना जल्दी से हम ऑक्सीजन की पूर्ति कर लें, जो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज के दहन की प्रक्रिया बाधित ना हो। लेकिन आपका तो हैबिट है नहीं, आपको आराम कर रहे थे, बिंदास एसी में थे, और आप दौड़ने लगे तो बाधित हो ही जाएगा, उतना परिवर्तन नहीं हो पाता है। तब उस स्थिति में आपको हांफा आता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तब उस कंडीशन में वही जो पायरुविक एसिड था जिसकी उत्पत्ति आपके CHO कार्बोहाइड्रेट के टूटने से हुई थी, वही जो है लैक्टिक एसिड में जमा हो जाता है। जब लैक्टिक एसिड में जमा होगा तो वही लैक्टिक एसिड आपके ज्वाइंट के बीच संचित होने लगता है, जिससे आप थक जाते हैं। प्रक्रिया समझ में आ गई होगी, इससे आसान भाषा में हमें नहीं लगता है, और कुछ तरीका है बताने का। चलिए, इतनी बात हो गई। यानी कि रक्त में पायरुविक एसिड की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? आपका विटामिन B1। विटामिन B1 रक्त में पायरुविक एसिड की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। वहीं पर अगला देखते हैं, नाड़ी संस्थान को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। आपके नाड़ी संस्थान जब सुचारू रूप से कार्य करेंगे तो आप लोग देखते हैं कि आपका जो तंत्रिका शोथ, यानी कि विटामिन, आपका जो बेरी, इसका नाम ही है तंत्रिका शोथ, और इसका संबंध कहीं ना कहीं आपके तंत्रिका तंत्र से हुआ करता है। और इसी प्रकार देखिए, जब विटामिन B1 की मात्रा आपके शरीर में पर्याप्त होती है तो आपके नाड़ी संस्थान को सुचारू रूप से कार्य करने में आपका मदद करता है। वहीं पर यहाँ पे देखिए वही प्रक्रिया जो हमने बताया, जब आपका CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो वहीं से आपकी पायरुविक एसिड की उत्पत्ति होती है। और जब पायरुविक एसिड की उत्पत्ति होती है और आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हुआ करती है तो यही पायरुविक एसिड आपके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जब आपके शरीर में O2 यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है तब यही जो है पायरुविक एसिड आपके एसीटाइट कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाती है। अगर इसको देखने की बात होगी तो जब हम आपको क्रेब्स चक्र ऊर्जा को बताएंगे, क्रेब्स चक्र बताएंगे पाचन में, तब वहां पे हम इसकी चर्चा करेंगे। ATP, क्रेब्स चक्र, इस सब की बात करेंगे तो वहां पर हम इसकी चर्चा करेंगे। चलिए, अगर हम विटामिन B1 की कमी की बात करें तो आपकी विटामिन B1 की कमी से आपके पक्षियों में एवियन पॉलीन्यूराइटिस और वहीं पर मानव में तंत्रिका शोथ यानी कि बेरी नामक रोग होता है। आपसे पूछ सकता है कि विटामिन B1 की कमी से पक्षियों में होने वाला रोग कौन सा है? तो पक्षियों में होने वाला जो रोग है आपका एवियन पॉलीन्यूराइटिस है, और जबकि मानव में आपका कौन सा रोग है? तंत्रिका शोथ यानी कि बेरी। आप लोग देखेंगे अभी बेरी आपका 3 प्रकार का होता है, इसी वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। देखिए, इतनी बात हो गई बेरी। वहीं पर जब हम इसी बेरी की बात करते हैं तो आपका बेरी आपका 3 प्रकार का होता है।
तीन प्रकार का होता है। एक आपका होता है शुष्क बेरी बेरी, एक आपका होता है आर्द्र बेरी बेरी, एक आपका होता है बाल बेरी बेरी। जब हम शुष्क बेरी बेरी की बात करते हैं तो शुष्क बेरी बेरी को देखा जाता है जो अंडर 40 ईयर, यानी कि 40 वर्ष से कम आयु के लोगों में इसे देखा जाता है। और यह कौन सा होता है आपका ड्राई वेरी वेरी या शुष्क वेरी वेरी। जब हम शुष्क वेरी वेरी की बात करते हैं तो इसमें संवेदना शून्य हो जाती है, आपकी मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, इसके साथ साथ तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और इसमें अगर हम शुष्क वेरी वेरी में जो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, दो आता है, इसमें दो नाम आता है जो कि आपसे बार बार पूछा जाता है और आपको इसे जानना चाहिए। एक आपका आता है पेरीफेरल न्यूराइटिस। पेरीफेरल न्यूराइटिस, पेरीफेरल न्यूराइटिस की बात करें तो पेरीफेरल न्यूराइटिस आपका कुछ और नहीं हुआ करता है, बल्कि आपके पैर के एड़ी में जैसे लगता है कि कोई सुई चुभा रहा है। और आप लोग जनरली इसको अपने घरों में देख पाते हैं, महिलाओं में पुरुषों में लोग परेशान रहते हैं, कहते हैं कि ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे पैर में कुछ चुभ रहा है। डॉक्टर के पास जाते हैं, देखता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है, ठीक हो जाता है, ठीक हो, नहीं ठीक हो जाता नहीं होता है, ट्रीटमेंट करना उसका काम है। आप लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत, हमको अटपटा लगता है। आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाइए, कहिए सर हमको है, कहिए आप इनकी इतना भी उनको छोड़ दीजिए कि आप कोई भी जांच कर लीजिए, कोई भी जांच कर लीजिए, लेकिन उसे सिर्फ एक बार सर ये ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, एक बार वो नहीं कंफर्म कहेंगे ठीक होगा नहीं होगा, कहेंगे इस पर हमारी जो प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो कभी नहीं कहेंगे कि ठीक होगा कि नहीं, कंफर्म नहीं बताने का कार्य करते हैं लोग। सिर्फ उनकी हमेशा जो लाइफ टाइम प्रैक्टिस चलती रहती है। और ये सही भी है, क्योंकि इतनी आपकी जो बॉडी जिसको प्रकृति ने बनाया है ये कितनी अजीब है, और इसमें कहाँ से कौन सा परिवर्तन आ रहा है इसको समझना इतना आसानी, हमारा मेडिकल साइंस अभी इतना डेवलप नहीं हो पाया है कि सारी की सारी बीमारियों को, सारी की सारी आपके शरीर में घटित होने वाली जो आपके समस्याएं हैं, सारा का सारा निराकरण कर पाए, सारी चीज़ों को जान पाए। तो चलिए, तो यहाँ पर जब पेरीफेरल न्यूराइटिस की बात करते हैं तो इसमें आपका कुछ और नहीं बल्कि आपके पैर के एड़ी में या तलवे में सुई के चुभन जैसा एहसास होता है, यानी कि सुई के चुभन जैसा दर्द होता है पेरीफेरल न्यूराइटिस में। वहीं पर आपका आता है वार्निक्स कॉर्साकॉफ सिंड्रोम। वार्निक्स कॉर्साकॉफ सिंड्रोम, वार्निक्स कॉर्साकॉफ सिंड्रोम की बात करते हैं तो यह भी आपका ड्राई वेरी वेरी के अंतर्गत आता है। वार्निक्स कॉर्साकॉफ सिंड्रोम की बात करते हैं तो जो व्यक्ति अधिक मदिरा पान करते हैं, हम आपसे कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जब हम मदिरा पान करते हैं, जब हम चाय पीते हैं तो आप देखते हैं कि आपको बहुत जल्दी ही, यानी कि चाय पीने के बाद, मदिरा पान करने के बाद मूत्र आ जाता है, पेशाब आ जाती है। और जब पेशाब, आपको पता है कि हमारे पानी में ही आपका जो विटामिन B1 है, यानी बी कॉम्प्लेक्स और C है, उसी पानी में घुला है। और जब ये लोग ज़्यादा मदिरा पान करते रहते हैं तो वही जो आपका पानी बाहर होता है आपके ब्लड से, जब ब्लड से पानी बाहर होगा तो उसमें आपका घुलित क्या है, घुलित आपके विटामिन B और विटामिन C, उसके साथ विटामिन B और C भी बाहर होता रहता है। और उसके साथ साथ उनके शरीर से पानी की भी मात्रा निकलती रहती है। यही कारण होता है आपसे जो 70% जो आपके दारू के सेवन करने वाले लोग होते हैं, मदिरा पान का सेवन करने वाले लोग होते हैं, जो उनकी डेथ हुआ करती है, वह उसके कारण नहीं बल्कि शरीर में पानी की कमी से हो जाती है। उनके शरीर में पानी की कमी होती है तो उनका सिर दर्द करता है। जब सिर दर्द करता है तो आदी होते हैं उसके हैं, कहते हैं सिर दर्द कर रहा है, चलिए एक पैक और मार के आते हैं, 70 रुपये लगता है, 70, 80, 90, छोटा ब्रांड 70 पौआ मारते हैं और पुनः मस्त जाते, पुनः पेशाब करते हैं। उनके शरीर में पानी की धीरे धीरे निरंतर कमी होती रहती है और इसी के कारण 70% लोगों के जो मरने वाले लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ शरीर में पानी की कमी होने से उनकी डेथ हो जाया करती है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे थे आपके वार्निक्स कॉर्साकॉफ सिंड्रोम की। तो इसमें क्या होता है कि आपका विटामिन B1 वहाँ से निकलने लगता है। विटामिन B1, क्योंकि जितना वो अल्कोहल का सेवन करेंगे, आप बार बार पेशाब करेंगे तो वहाँ से विटामिन B उनके शरीर से बाहर हो जाता है, और जिसके कारण जो आपका रोग होता है वार्निक्स कॉर्साकॉफ सिंड्रोम रोग होता है। इसमें व्यक्ति भुलक्कड़ प्रवृत्ति का हो जाता है, व्यक्ति भुलक्कड़ प्रवृत्ति का हो जाता है। इसका मेन पॉइंट है व्यक्ति भुलक्कड़ प्रवृत्ति का हो जाता है, चीज़ों को जल्दी जल्दी भूलने लगता है। वहीं पर जब हम आर्द्र बेरी बेरी की बात करते हैं तो इसमें आर्द्र बेरी बेरी में व्यक्ति का पाचन तंत्र प्रभावित होता है और इसके साथ साथ तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसके साथ साथ व्यक्ति के शरीर में ईडिमा को देखा जाता है। अब आप लोग कहेंगे सर ये ईडिमा क्या होता है? ईडिमा आपका कुछ और नहीं बल्कि आपके त्वचा के निचले हिस्से में जब पानी का जमा होने लगता है तो उसी कंडीशन को ही क्या कहते हैं, ईडिमा के नाम से जाना जाता है। ईडिमा के नाम से जाना जाता है। और आप देखते हैं जिनके भी शरीर में सूजन हुआ करती है, उनको आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि नमक कम खाइए।
जब आप नमक खाते हैं तो जब हम किडनी की बात करते हैं, जो उसकी डक्ट हुआ करे डीसीटी, वहाँ पे देखते हैं कि उसको कंट्रास्ट कर देता है, उसको सिकोड़ देता है, उसको कम कर देता है, उसके क्षेत्रफल को, जहाँ से छन्ने का काम होता है। तो आपके शरीर से पानी निकल नहीं पाता है और आपके शरीर में ही जमने लगता है। यही कारण है कि जिन व्यक्तियों में एडिमा हुआ करता है, जिन व्यक्तियों में सूजन हुआ करती है, उनको डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं कि आप नमक कम खाइए। नमक कम खाने का कारण आपने समझा कि वो नमक जो आपका सोडियम हुआ करता है, आपके किडनी की वहाँ पे किडनी को कंट्रास्ट करता है, उसकी एक नलिका होती है, उसको कंट्रास्ट करता है, क्योंकि वहीं से छनने का काम होता है, वहीं से हमारे ब्लड से पानी को निकलने का कार्य होता है और उसी को कंट्रास्ट कर उसको बांध देती है, और जिसके कारण पानी निकल नहीं हो पाता है और हमारा शरीर सूजा हुआ रहता है। इतनी बात समझ आ गई होगी। चलिए, और यह जो होती है आपकी आर्द्र बेरी आपके 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में देखा जाता है। आर्द्र बेरी यानी कि एबव 40 ईयर। वहीं पर जब हम बाल बेरी की बात करते हैं तो बाल बेरी को 4 से 6 मंथ की आयु में देखा जाता है। 4 से 6 मंथ की आयु की बात करते हैं तो आपको पता है कि 4 से 6 मंथ का लड़का ना तो कोई बाहरी चीज खाता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने माँ के दूध को, माँ का प्रथम पीले गाढ़े दूध को कोलोस्ट्रम कहा जाता है। और आपको पता है कि वह उसी से उसका सारा का सारा पोषण हुआ करता है। और आपको पता है, यहीं से मैं एक क्वेश्चन आपके बता दूं कि आपसे पूछा जाता है कि दूध आपका एक पूर्ण आहार है, संपूर्ण आहार है, लेकिन आपका विटामिन सी, आयरन और इसके साथ साथ आपका फाइबर नहीं पाया जाता है। विटामिन सी, आयरन और उसके साथ साथ फाइबर। क्यों फाइबर नहीं पाया जाता? क्योंकि फाइबर का पाचन मानव शरीर में नहीं होता। अभी तो वह बच्चा है, जब हम बड़े हो गए, सयाने हो गए, अपने को स्मार्ट समझने लगे, जब हमारे शरीर में पाचन नहीं हो पा रहा तो बच्चे में कहाँ से होगा। यही कारण है कि दूध में आपका जो है फाइबर नहीं होता है और आयरन जो नहीं होता है। बच्चा जो है अपनी माँ के गर्भ से ही 6 महीने की व्यवस्था करके आता है कि हम आयरन लेके चल रहे हैं, हमको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आप टेंशन फ्री होकर रहो, जो है दूध में हमारे लिए पर्याप्त है। ठीक, तो इतनी बात हो गई। यानी कि जो बाल बेरी है आपके 2 से 6 माह में देखने को मिला, जब यानी कि 2 से 6 माह का बच्चा और अतिरिक्त कोई भी चीज नहीं खा रहा है। यानी कि बच्चा बाल बेरी से तभी प्रभावित होता है जब उसके माँ के आहार में विटामिन B1 की कमी हुआ करती है, क्योंकि उसका जो पोषण हो रहा है वह माँ के आहार से हो रहा है। जब गर्भावस्था में माँ, जो गर्भावस्था की बात ना करें क्योंकि आपका वाटर सोल्यूबल है, निकलता रहता बराबर है, जब माँ के आहार में विटामिन B1 की कमी होती है तो बच्चे में यह रोग देखा जाता है। और आपका जो बाल बेरी होता है आपका 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है कार्डियोवास्कुलर, और एक आपका होता है न्यूरोटिक टाइप। कार्डियोवास्कुलर की बात करते हैं तो इसमें कार्डियो मतलब कार्डियोलॉजी, यानी कि इसमें बच्चे का हार्ट प्रभावित होता है। इसमें बच्चे का जो ब्लड प्रेशर हुआ करता है वह बढ़ जाता है, वह सांस अच्छे से नहीं ले पाता है। और आपका जो दूसरा होता है आपका न्यूरोटिक टाइप, न्यूरोटिक मतलब न्यूरो मतलब तंत्रिका तंत्र, यानी कि इसमें बच्चे की तंत्रिका तंत्र प्रभावित हुआ करती है। तो चलिए, इतनी सारी बातें, लेकिन हाँ आपकी परीक्षा करीब है, इसलिए मैं पुनः जस्ट अभी नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ। आप लोग देखिए और अपने ज्ञान को एनहेंस करिए। और यहीं पर एक छोटा सा आपको जानकारी दे दूँ, आपके एक्सटेंशन एजुकेशन पर जो क्विज बैंक है कार्य प्रगति पर है और बहुत ही जल्द आपके बीच आने वाला है। तो आप लोग तैयार रहिए और अपने पढ़ाई को जारी रखिए। अब की बार एक सिलेक्शन आपका। धन्यवाद।